नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक नागदर्शक या नागदर्शक था, उसने क्या किया, बहुत सारे अतिरिक्त उपकर लगा दिए, जिसकी वजह से वहाँ की जनता परेशान हो जाती है, विद्रोह कर देती है। और इन्हीं विद्रोहों का फायदा उठाता है काशी का एक प्रांतपाल या शासक रहता है, जिसका नाम था शिशुनाग। ये फायदा उठाता है और जो नागदर्शक या नागदर्शक था, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर देता है और यहीं से एक नए वंश की स्थापना करता है। वो वंश जो है इसी के नाम पे पड़ता है, उस वंश का नाम था है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो 412 से लेके 344 ईसा पूर्व तक ये शिशुनाग वंश रहता है। इसकी स्थापना कौन करता है? देखो, जिस तरीके से हमने हर्यक वंश में पढ़ा था कि पूरे जो उसके शासक थे उनका काल किस तरीके का था, क्रम से सवाल पूछ लेता है, तो उसी तरीके से हम इसमें भी जान लेते हैं। शिशुनाग वंश में 3 शासक मूल रूप से शासन करते हैं। पहला हो गया शिशुनाग, दूसरा हो गया कालाशोक और तीसरा हो गया नंदीवर्धन। जो नंदीवर्धन की जो जानकारी मिलती है, ये हमको पुराणों से मिलती है, नहीं तो शिशुनाग और कालाशोक के विषय में ही जानकारी मिलती है। एक चीज और बता देता हूँ कि जो वैदिक टेक्स्ट थे ना, उसमें जो मगध साम्राज्य था या मगध का जो एरिया था, उसको बोला गया था असुरों या राक्षस का क्षेत्र, इसको बताया गया था। और जो मगध था, वो विस्तार उसका क्यों हुआ था? वो ये इसलिए हुआ था कि मगध बहुत सारे घने जंगलों से घिरा था, मगध के पास सोना था, मगध के पास लोहा था, मगध के पास बहुत सारे हाथी थे। इसकी वजह से मगध का विस्तार होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं शिशुनाग पे। शिशुनाग जो है शासक बनने के बाद, जैसे ही ये शासक बन जाता है शिशुनाग, तो अब ये काशी का शासक था, तो काशी का शासन अब किसके द्वारा चला जाए? तो ये अपने पुत्र, जो इसका पुत्र मतलब कि कालाशोक रहता है ना, इसी को काशी का प्रांतपाल बना देता है। तो काशी का प्रांतपाल कौन बन जाता है? कालाशोक, जो इसी का पुत्र है वो बन जाता है। शिशुनाग ही पहला ऐसा शासक है जो 2 राजधानियां बनाता है। अभी तक राजधानी जितनी भी हमने हर्यक वंश के दौरान पढ़ी या उसके पहले बृहदत्त वंश के दौरान पढ़ी, हमने क्या पढ़ी? हमने राजगीर या राजगृह, कुसुमित्र या वसुमती, कुसुमपुर, इन्हीं को तो राजधानी पढ़ी, जो राजगृह है। लेकिन पहली बार ये शासक आता है और राजगृह को राजधानी रहती है, इसको तो वैसे ही रहने देता है। एक राजधानी या थी, इसको रहने देता है और एक नई राजधानी बनाता है जिसका नाम है वैशाली। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वैशाली को किसने राजधानी बनाई? उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र को बनाई थी। तो ये क्या करता है, शिशुनाग पाटलिपुत्र से राजधानी को हटा के वैशाली बना देता है। तो आपसे किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए कि 2 राजधानी किसने बताई, तो शिशुनाग ने बनाई। अगर ये पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को राजधानी किसने बनाई, तब शिशुनाग, यही आपका जवाब होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये सवाल पूछा जाता है। अब देखो, शिशुनाग जब शासक बनता है तो काशी का क्षेत्र तो इसके पास था ही, काशी का प्रांतपाल तो ये खुद ही था, तो वो सब क्षेत्र इसके पास था। अंग जो है उसको पहले ही मगध में मिला लिया गया था, तो अंग का क्षेत्र भी मगध के कब्जे में आ चुका था। वैशाली जो वज्जी का एरिया था, वो भी इसके कब्जे में आ चुका है। तो तीनों क्षेत्र अब इसके कब्जे में आ चुके हैं शिशुनाग के, क्योंकि पहले ही ये कब्जा हो चुका था, जो हर्यक वंश के दौरान ही। इसने नया काम क्या किया? इसने नया काम किया, अवंती जो था, जो अभी तक अवंती इनके कब्जे में नहीं होता था, कभी अवंती क्योंकि अवंती मजबूत शासक था, तो वो क्या होता था कि कभी इनके विरोध में रहता था, लेकिन कभी इन पे भारी पड़ता था, इनके कब्जे में नहीं आता था। पहली बार ये शासक जो शिशुनाग है, ये पहली बार मगध साम्राज्य में अवंती को मिला लेता है और जो वत्स साम्राज्य था, जो कौशाम्बी का साम्राज्य था, उसको भी मिला लेता है। तो इसका साम्राज्य बहुत बड़ा बन जाता है। इधर काशी भी मिल गया, काशी इसके पास है ही, वज्जी भी मिल गया, अंग भी मिल गया, मगध है ही, और उसके आगे बढ़ के कौशाम्बी भी मिल गया, उधर अवंती भी मिल गया। तो इसका जो साम्राज्य है बहुत बड़ा बन जाता है। और अब क्या होता है, जो व्यापार है ना, वो अब व्यापार गुजरात भड़ौच तक इसका विस्तार हो जाता है। मतलब कि व्यापार होने का, अभी तक व्यापार वहां तक नहीं होता था, लेकिन जब इन सब राज्यों को मिला लेगा, तब इसका व्यापार गुजरात भड़ौच तक पहुंच जाता है। ये पहला ऐसा शासक था जो इलेक्टेड शासक था। कभी आपसे पूछ ले कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जो इलेक्टेड था, तो आप इसी का नाम लेंगे, शिशुनाग का, कि शिशुनाग पहला ऐसा शासक था जो इलेक्टेड था। अब आ जाओ कालाशोक के विषय में। थोड़ी थोड़ी ही इंफॉर्मेशन लेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट इसलिए बता दे रहा, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, कि आपको फैक्ट फैक्ट ऐसा पूरा सच न लगे जिससे आप भूल जाएं। इतना बताने का सिर्फ यही पर्पज है कि कनेक्टिविटी बनी रहे। अब आओ कालाशोक पे। कालाशोक को काकवड़ भी कहा जाता था और इसको कालाशोक भी कहा जाता था। कालाशोक को काकवड़ कहाँ कहा जाता था? पुराण में इसको काकवड़ कहा जाता था, और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें इसको
काला शोक बोला जाता था। ठीक है, ये बौद्ध अनुयायी था। ठीक है, अब देखो पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी किसने बनाई? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी किसने बनाई? अभी तक राजधानी इसके पहले का जो शासक था, उसने क्या कर दिया था? उसने कह दिया था जो ये था क्या कहते हैं शिशुनाग, इसने राजधानी वैशाली को बना दी, राजगृह को बता दी। उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाई। लेकिन काला शोक जो है पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी बना देता है। ये आपको ध्यान रखना है। और लगभग तभी से जो है ये जो पाटलिपुत्र है राजधानी मगध साम्राज्य की बन जाती है और तब से लगातार यही बनी रहती है। ठीक है, पुराणों में इसको क्षत्रिय बोला जाता है, बौद्ध ग्रंथ में इसको मतलब कि जो पुराण है उसमें इसको क्षत्रिय बोला जाता है, बौद्ध ग्रंथ में भी इसको क्षत्रिय ही लगभग बोला गया है। जो बौद्ध ग्रंथ के सिंगली अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश है, महावंश है, उन सब में इसको काला शोक बोला जाता है और इसको जो पुराण है हमारे उनमें काकवर्ण बोला जाता है। सेकंड जो बौद्ध संगीति होती है वो किसके काल में होती है? वो काला शोक के ही काल में होती है। मैं सारा कोड बताऊंगा, जब बौद्ध धर्म बताऊंगा तो कोड बताऊंगा कि संगीतियां, उसके अध्यक्ष, उसका ईयर और कहाँ पे होती है। इतना सरल कोड है, आपको एक बार में आ जाएगा और कौन सी संगीति में क्या हुआ सब कुछ आपको एक बार में रट जाएगा। देखो सेकंड बौद्ध संगीति कहाँ होती है? इसी के समय पे होती है, क्या कहते हैं, काला शोक के समय। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि वैशाली में सेकंड बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, और इसी में जो इसका अध्यक्ष को, अब देखो शासक कौन हो गया? काला शोक। अध्यक्ष कौन बनता है? अध्यक्ष इसके बनते हैं सुबु कामी, या इसको इसी को इस साबक मीर बोलते हैं, साबक मीर। तो ये इसके अध्यक्ष होते हैं सेकंड बौद्ध संगीति में। इसी बौद्ध संगीति में जो महासांगिक और स्थाविर है, दो भाग में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है सेकंड बौद्ध संगीति में। और यही बाद में आगे चल के जो महासांगिक है वो महायान बन जाते हैं, जो स्थाविर है वो हीनयान बन जाते हैं। ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। और भारत में जो महायान धर्म है, जो बौद्ध धर्म का, उसका ज्यादा प्रचार होता है। तो आपको ये याद रखना है कि सेकंड बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये यहाँ हुई थी वैशाली में। और किसके शासनकाल में? तो काला शोक के शासनकाल में। अब आओ नंद वंश की स्थापना। अब यहाँ पे ये होता है, मान्यता है एक तरीके की कि इसकी हत्या, जो क्या कहते हैं काला शोक की हत्या है, ये महापदम नंद ने कर दी धोखे से। इसने मतलब कि ये हमको कहाँ से पता चलता है? ये बाणभट्ट की जो हस्तचरित्र है वहां से हमको पता चलता है कि इसकी हत्या महापदम नंद ने धोखे से कर दी। ठीक है, तो लास्ट शासक हमको मतलब कि मिलता है कि लास्ट शासक काला शोक ही था। जबकि पुराणों के अनुसार नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो हमको ये मोटा मोटा याद रखना है। कुछ लोग नंदीवर्धन को ही अंतिम शासक मानते हैं। तो ये हो गया काला शोक वाला एरिया, मतलब कि जो शिशुनाग वंश है वो हमने समझ लिया। अब शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक जो काला शोक है उसको मार के महापदम नंद एक नए वंश की स्थापना करेगा। उस वंश का नाम होगा नंद वंश। अब हम देखेंगे नंद वंश के बारे में। फिर हमारा वही ट्रिक रहेगा, उस ट्रिक से हमको फिसलना नहीं है क्योंकि उससे याद होती हैं चीजें। सबसे पहले हम इसमें जान लेंगे संस्थापक कौन है, मतलब कि महापद्मनंद आएगा, उसके बाद घनानंद आएगा। दो ही मेन इनके शासक हैं, इन्हीं के विषय में हमको जानना है। ठीक है, तो इसमें दो शासक हैं। इनका जो कार्यकाल रहेगा नंदवंश का, वो 344 बीसी से लेके 322 बीसी तक रहेगा। ठीक है, इसको जो है शूद्र वंश माना जाता है। जो क्या कहते हैं नंद वंश है, इसको शूद्र वंश माना जाता है। ये नंद वंश के जो अनुयायी हैं ये जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, अब आओ महापद्म नंद के विषय में जान लो। महापद्म नंद बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था। इसी की वजह से, और बहुत दृढ़ था, मतलब कि हठी शासक था, धनाढ्य था, इसी कारण इसको महापद्म नंद बोला जाता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा अपार संपत्ति थी। उग्रसेन भी इसका नाम था। ठीक है, उग्रसेन भी इसका नाम था। पूरा का पूरा जैन धर्म जो था, जो वो महापद्म मतलब नंद वंश था, ये पूरा का पूरा जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्म नंद पहला ऐसा शासक था जिसने कलिंग को जीता। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य में कलिंग को सर्वप्रथम किसने मिलाया? तो महापद्म नंद ही ऐसा शासक है जिसने कलिंग को पहली बार मिलाया। या कलिंग को पहली बार किसने जीता? तो भी उसका जवाब यही रहेगा कि महापद्म नंद ने जीता। जिनसेन की मूर्ति वहां से कौन लेके आया कलिंग से? तो आपका जवाब महापद्म नंद होगा। पहला शासक जो मतलब कि कलिंग में नहर बनवाता है वो कौन होगा?
वो महापद्म नंद ही होगा। ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। और इस सारे चीजों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इन सारी चीजों की जानकारी हमको खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां से हमको ये जानकारी मिलती है। कलिंग जो राज्य था उसकी राजधानी कौन सी थी? तोसली। धौली भी उसकी राजधानी थी, जौगढ़ जिसको बोला जाता था वो भी थी, लेकिन अभी यहाँ पे राजधानी हम देखेंगे टल जो थी, जो यहाँ की कलिंग थी वो क्या थी? तोसली थी। ठीक है। पुराणों में देखो मैं इतना स्पीड में क्यों पढ़ा रहा, क्योंकि ये रिवीजन जैसी क्लासेस है। अभी इसी को जो लोग हैं 3-3 घंटे में पढ़ाते हैं, जितना मैंने आपको 10 मिनट में पढ़ाया इसको लोग 2-2 घंटे में पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे में अंतर वहाँ इसीलिए है यहाँ पे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, पीटी नजदीक है 71 का, तो आपको जल्दी से पढ़ना है, इसी को बार बार रिवीजन करना है जिससे आपके दिमाग में बस जाए, याद हो जाए। ठीक है। और बाद में डिटेल क्लास चाहिए तो वो भी बना दूंगा, तो अभी फायदा नहीं डिटेल क्लास का। ठीक है। पुराणों में क्या है? पुराणों में इसको जो महापद्म नंद है इसको सर्व क्षत्रांतक बोला जाता है, क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया था। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला किसको बोला जाता है? महापद्म नंद को। ये इसने एक छत्र राज किया था, इसलिए इसको एक राट भी बोला जाता है। कली का अंश बोला जाता है, परशुराम का अवतार बोला जाता है। तो ये सारे जो मतलब कि संबोधन है किसके लिए है? वो महापद्म नंद के लिए है। ठीक है। पाणिनि जो एक महाकवि थे वो किसके दरबार में रहते थे? पाणिनि महाकवि ये इसी के दरबार में रहते थे, महापद्म नंद के। इनकी एक बुक है अष्टाध्यायी, संस्कृत में है इसकी, इनकी बुक, उसको बोला जाता है अष्टाध्यायी। इस पे एक कमेंट है जो पतंजलि हैं उनका महाभाष्य मतलब कि ये शुंग के पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, इन्हीं पे इसका कमेंट है। ठीक है। तो ये आप दोनों चीजें याद कर लो। पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी और जो पतंजलि की बुक है महाभाष्य, ये शुंग के दरबार में थे। और पाणिनि किसके दरबार में थे? महापद्म नंद के दरबार में। ठीक है। ये आपने समझ लिया। महापद्म नंद के द्वारा बहुत सारे क्षेत्र जीते गए थे। क्षेत्र में क्या था? पांचाल जीत लिया इसने, सूरसेन जीत लिया, मथुरा के पास जो ब्रज भूमि वाला एरिया था उसको जीत लिया, है जीत लिया, जो जिसकी राजधानी महिष्मती थी, नर्मदा नदी के आसपास था, उस क्षेत्र को जीत लिया, अस्मक को जीत लिया, कलिंग को तो जीत ही लिया, मैथिल जो क्षेत्र था उसको जीत लिया, कोसल को जीत लिया, इक्ष्वाकु, कुरु, सबको इसने महापद्म नंद ने जीत लिया और अपने पूरे साम्राज्य में मतलब कि पूरा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तभी तो इसको बोला जाता था कि ये कहाँ गया? एक छत्र राज एक राट, इसीलिए बोला जाता था क्योंकि इसने बहुत सारे एरिया को जीत लिया था। ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो कैपिटल महिष्मती जो साम्राज्य था जिसको बोला जाता है उसकी राजधानी महिष्मती थी, ये नर्मदा नदी के आसपास का एरिया था। आपको ये भी याद रखना है। इसने क्या किया था अपने पूरे साम्राज्य में, जो महापद्म नंद है इसने अपने पूरे साम्राज्य में नाप तौल की व्यवस्था, कर की व्यवस्था, ये सब चीजें लागू की थी जिसके क्या हो कि काला बाजारी रुक सके, चोरी रुक सके, इस तरीके की व्यवस्था इसने की थी। अपने राज्य में कर की प्रणाली अपनाई थी। इसका जो विस्तार था मतलब कि साम्राज्य का, वो उत्तर की तरफ तो था ही, दक्षिण की तरफ आ गया, पश्चिम की तरफ आ जाए, सब जगह इसका लगभग विस्तार हो गया। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक हो, मतलब कि मगध जो साम्राज्य था उसका विस्तार यहाँ तक होता चला गया। ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसका विस्तार जो था वो समुद्र के मतलब कि पार भी था। इतना ज्यादा जो महापद्म नंद है इसने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है। तो ये आप समझ गए, समुद्र पर्यंत मतलब गोदावरी से कृष्णा तक भी इसका विस्तार था। यहाँ तक चीजें हो गई। अब आओ घनानंद पे। जब महापद्म नंद के बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम रहता है घनानंद। ठीक है। घनानंद के समय एक बहुत बड़ी घटना घटती है कि सिकंदर का आक्रमण होता है 326 बीसी के करीब में। यहाँ पे झेलम नदी के पास पोरस के साथ इसका युद्ध होता है। इस वाले एरिया में जो अगर भारत का नक्शा बनाओ तो यहाँ पे इस वाले एरिया पे मतलब कि सिकंदर का आक्रमण होता है। लेकिन एक बात ये कहते हैं लोग, विद्वान कहते हैं, कुछ मत के हिसाब से, विद्वान तो नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सिकंदर यहाँ तक तो आया लेकिन इसने देखा कि यहाँ घनानंद का शासन है इसलिए यहाँ से लौट गया, घनानंद से डर के लौट गया। ये वास्तविक नहीं लगता है। इस समय मतलब कि सिकंदर क्या हुआ, सिकंदर के सैनिक बहुत ज्यादा थकने लगे थे, उनको अपने घर की याद आने लगी थी या जो भी रीजन थे, लेकिन ये रीजन नहीं था कि घनानंद से डर गया था। और जब सिकंदर लौट जाता है तो घनानंद एक बहुत बड़े आक्रमण से बच जाता है। सिकंदर के साथ जो पोरस का मतलब कि युद्ध होता है वो झेलम नदी के तट पर होता है। इस नदी को हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं या झेलम नदी का युद्ध कहते हैं, या पोरस के साथ जो युद्ध है उसको ये याद रखना आपको, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिकंदर के बीच में और पोरस के बीच में। झेलम नदी पर, पोरस का मतलब पंजाब वाला इलाका, मतलब वहां पे ये पोरस राजा था
उसके साथ ये हाइडिस्पिस का युद्ध हुआ था। ब्यास नदी को ये डाका नहीं और उसी के मतलब कि उधर से ही लौट चुका था, क्योंकि उसकी सेना जो है थक चुकी थी। अब ये जैन धर्म के अनुयायी हैं, पूरे का पूरा जो नंद वंश है जैन धर्म का अनुयायी है। ये हमको कैसे पता चलता है? ये इस तरीके से पता चलता है कि जो मतलब कि इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की, वो जैन धर्म के मानने वाले थे। जैसे कल्पल, ये महापद्म नंद के समय एक मंत्री की नियुक्ति हुई कल्पल, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। साटल जो घनानंद के समय थे, एक जैन मंत्री की नियुक्ति हुई, वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे। इसलिए ये माना जाता है कि ये जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। घनानंद को और किस नाम से जाना जाता है? घनानंद को जैंड्रमीज या अग्रमीज बोला जाता था, क्योंकि ये जो उग्रसेन का पुत्र था, उग्रसेन किसको बोला जाता था? महापद्म नंद को। आपको ये याद रखना है कि अग्रमीज या जैंड्रमीज किसको बोला जाता था? तो घनानंद को बोला जाता था। घनानंद क्या करता है कि एक मतलब कि ब्राह्मण रहते हैं, वो विष्णुगुप्त या चाणक्य रहते हैं, जिनको चाणक्य बोला जाता है, जिनकी किताब अर्थशास्त्र है, उनकी बेइज्जती ये घनानंद अपने दरबार में करता है। तो फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ षड्यंत्र करके इसकी हत्या 322 ईस्वी में कर देते हैं। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, ये तक्षशिला में शिक्षक थे एक। और इन्हीं की जो अपने साम्राज्य में, अपने मतलब कि महल में इनकी बेइज्जती करता है कौन? घनानंद, जिसकी वजह से ये रुष्ट हो जाते हैं और एक नए मतलब व्यक्ति को तैयार करते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, उसके साथ मिलके षड्यंत्र करके 322 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है और यहीं से नंद वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी और पीडीएफ सामने रख के आप लोग इसको पूरी तरीके से कवर कर डालेंगे जल्दी-जल्दी, ठीक है? और ये आप वीडियो देख रहे हैं जो हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप देखेंगे। हिंदी मीडियम आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये आप सारे वीडियो देख लेंगे, ठीक है? अब आओ मौर्य साम्राज्य पे। मौर्य साम्राज्य को हम देखते हैं। देखो, मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका मतलब कि भारत के इतिहास में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका विस्तार जो है लगभग पूरे भारत पे हो चुका था। मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा साम्राज्य था। इसके जो शासक थे, इसका जो मतलब कि देखो कार्यकाल क्या था? 322 में जब उसकी हत्या हो जाती है घनानंद की, तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शासक बनता है और वो शासन करता है 321 से। ये पूरे मौर्य साम्राज्य का बता रहा, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं बता रहा। 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक ये मौर्य साम्राज्य रहता है। तो मोटा-मोटा आप समझ गए कि मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है? 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। फिर हम वही करेंगे कि इसमें कौन-कौन से शासक थे। तो इसमें शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, पहला शासक होगा। उसके बाद बिंदुसार होगा, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। उसके बाद अशोक होगा, उसके बाद दशरथ होंगे, उसके बाद बृहदत्त होगा। ये बृहदत्त जो है लास्ट शासक रहेगा, इसी को मार के फिर मौर्योत्तर काल की स्थापना होती है, ठीक है? तो कौन-कौन से शासक हैं आपको याद करना, मन में याद करना है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक के बाद दशरथ, दशरथ के बाद बृहदत्त। ये 5 शासक हैं, ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है? अब आओ ये मैंने आपको बता दिया कि भारत के इतिहास का पहला वंश है जिसने पूरे के पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। मोर पालने वाले इनको बताते हैं कि ये जो मौर्य वंश है, ये मोर पालने वाले लोग थे, ठीक है? ये हो गया। ब्राह्मण साहित्य में इनको शूद्र बताया गया है, लेकिन जो बौद्ध साहित्य हैं, उनमें इनको बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, उनमें इनको क्षत्रिय बताया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्राह्मण साहित्य हैं, पुराण है, उन सब में इनको शूद्र बताया गया है, ठीक है? अब हम एक-एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये इसका जन्म कब होता है? 345 बीसी में। शासक बनता है 322 बीसी में, मतलब 321 में जब 22 मार के उसके बाद उसको शासक बन जाता है और उसकी मृत्यु 298 बीसी में होती है। तो ये आपको याद रखना है भाई, बिहार के एग्जाम में फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, इसलिए बता रहा। और ये मौर्य साम्राज्य, ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये तो भारत की हिस्ट्री पढ़ा रहा। उस समय भारत का मतलब जो बिहार वाला एरिया था, जो मगध साम्राज्य था, वो वही था।
बिहार को आज आप हल्के में ले रहे हो। बिहार का इतिहास ये पूरा, जैसे राजस्थान का इतिहास पढ़ो तो वहाँ महाराणा प्रताप, इन सब चीज़ों के विषय में हमको पढ़ना पड़ता है, पृथ्वीराज चौहान के विषय में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये राजस्थान के एरिया में शासक थे। उसी तरीके से जो बिहार वाला एरिया है उनमें शासन किसका था, तो मगध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, वहां पे शासक था। इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ता है। ऐसा मत समझने कि ये इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाने लगा। ये पूरे के पूरे आप जाके बिहार के पीसीएस के एक सवाल देखोगे या बिहार का कोई भी एग्जाम होता है उसके सवाल देखोगे तो आपको पूरे के पूरे सवाल यहीं से मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको एक चीज मिली है पटना से, कुम्भलहार जो है पटना का, वहां से चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद मिला है। ठीक है, एक फैक्ट है, आपसे पूछ लेता है इसलिए बता देता हूँ। ये कुम्भलहार 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार था। राजमहल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इसी राजप्रसाद ने, फाहियान जो एक यात्री था उसने ये कहा कि ये राजप्रसाद जो है यह मानव कृति नहीं वरण देवों की कृति है। इसके विषय में इतनी बढ़िया मतलब कि उसने बातें की। किसके विषय में, जो कुम्भलहार पाया गया पटना से चंद्रगुप्त मौर्य का या मौर्य साम्राज्य का, उसने ये बताया कि ये जो है कुम्भलहार ये मौर्यकालीन सभागार था। राजमहल के अवशेष यहाँ से मिले हैं और इनकी तुलना फाहियान ने मानव कृति नहीं वरण देवों की कृति से की है, कि ऐसा लगता है जैसे मानव नहीं देवताओं ने बनाया है, इतना सुंदर बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो होता क्या है कि जब सिकंदर आता है, थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। जब सिकंदर आता है तो ये वाला एरिया जो था यहाँ से जीतता है, इसके बाद यहाँ से लौट जाता है, पोरस को हराता है और यहाँ पे अपने सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर था उसको यहाँ का सेनापति बना के चला जाता है। अब इस एरिया को जब चंद्रगुप्त मौर्य जीतने पहुंचता है तो इस सेल्यूकस निकेटर को ये हराता है उत्तर पश्चिम के एरिया में, और जब इसको हराता है तो उसके बाद ये वाला क्षेत्र भी ले लेता है, जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था उसको ले लेता है। और इसकी जो बेटी थी सेल्यूकस निकेटर, उसकी बेटी का नाम था कार्नेलिया या हेलेना। इससे ये शादी करता है। कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी की वजह से, क्योंकि इसने जो मतलब कि ये लोग थे, सिकंदर का जो एरिया था, सेल्यूकस निकेटर था, इनसे, या यूनान के लोग थे ना ये, तो यूनान के जो लोग थे इनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्ति दिलवाई, इसीलिए इसको मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आपको ये कहानी थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के संदर्भ में इसको मुक्तिदाता कहा जाता है। अब इसका विस्तार जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में हो जाता है, उत्तर भारत में तो है ही, दक्षिण भारत में भी इसका विस्तार हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट एरिया में जैसे जैसे काबुल होता है, हेरात प्रांत होता है, जो इसको एरिया बोलते हैं, उस समय एरिया एशिया इस तरह बोल देते हैं। जो कंधार है उस समय उसको अराकोशिया बोला जाता था, जो मकराना है उसको जेड्रोसिया बोला जाता था। पूरे के पूरे अफगानिस्तान तक, बलूचिस्तान तक इसका साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। और उधर उत्तर भारत में गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, सब जगह विंध्य का क्षेत्र, सब जगह इसका शासन हो जाता है। दक्षिण भारत में मैसूर तक, थोड़ा कर्नाटक तक, यहाँ तक पहला ऐसा शासक था जो ने इतने बड़े साम्राज्य का मतलब कि विस्तार किया। नॉर्थ साउथ इंडिया में शासक मजबूत थे इसलिए उधर ज्यादा विस्तार तो नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम मैसूर तक, कर्नाटक तक, यहाँ तक इसका विस्तार हो जाता है। तो पहला ऐसा शासक था जिसका इतना ज्यादा विस्तार होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जैन धर्म का अनुयायी था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ये हम बातें हमको कहाँ से पता चलती हैं, ये जो कल्पसूत्र है जैन धर्म का जिसको भगवत भद्रबाहु ने लिखा है, और परिशिष्ट पर्वन है जिसको हेमचंद्र ने लिखा है, इन जैन धर्म के ये ग्रंथ हैं, इन्हीं से हमको ये बातें पता चलती है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसी के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में जैन धर्म की पहली संगीति होती है। अभी तक हमने बौद्ध संगीतियां पढ़ी थी, पहली संगीति क्योंकि जैन धर्म के हैं तो 300 ईस्वी में जैन धर्म की पहली संगीति होती है। किसके शासनकाल में, ये जैन धर्म का शासनकाल किसका, मतलब किसका शासनकाल रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, स्थूलभद्र बनते हैं पहली जैन संगीति के, और इसी में जैन धर्म में विभाजन हो जाता है। एक कहानी है छोटी सी, मैं बता देता हूँ कि जैन धर्म में जब उत्तर भारत में जैन धर्म पनप रहा था तो सूखा पड़ा। तो इसके जो गुरु थे, एक भद्रबाहु गुरु थे, उन्होंने मतलब कि बहुत सारे अपने अनुयायियों को लेके दक्षिण भारत में कर्नाटक की तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ पे सूखा था और इसकी वजह से ये लोग मतलब कि मर जाते यहाँ रहते तो उसकी वजह से वो लोग दक्षिण भारत चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो बचते हैं वो स्थूलभद्र बचते हैं। तो उसके बाद जब एक टाइम बीतता है उसके बाद जब लौट के आते हैं, 12 साल का अकाल पड़ गया था जिसकी वजह से वो लोग चले गए थे दक्षिण भारत में। जब लौट के आते हैं
तो इनमें विवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लोग पूरी तरीके से उसी चीज़ को मानते रहते हैं और यहाँ के जो लोग, क्योंकि जैन धर्म बहुत कठोर धर्म था, क्योंकि इसमें बहुत सारी हिंसा करना अलाउ नहीं है, कपड़े पहनना अलाउ नहीं था। तो जब वहाँ के लोग आते हैं तो वो बिल्कुल भी कपड़े-वपड़े नहीं पहने रहते हैं, क्योंकि जीविका किसी तरीके से चला लेते हैं, लेकिन जो यहाँ रह जाते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जो वहाँ चले गए थे, वो लोग दिगंबर कहलाए और जो यहाँ रह गए थे वो लोग श्वेतांबर कहलाए। तो श्वेतांबर के हेड स्थूलभद्र हो जाते हैं और दिगंबर के हेड कौन हो जाते हैं? ये भद्रबाहु हो जाते हैं। तो यही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पहली जैन संगीति होती है। जब मैं जैन धर्म पढ़ाऊँगा आपको पूरे अच्छे से डिटेल बताऊँगा, ठीक है? 12 साल का अकाल पड़ा था उत्तर भारत में, ठीक है? स्थूलभद्र जो है उत्तर भारत में ही रुक गए थे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, वो कौन थे? वो गुरु इनके भद्रबाहु ही थे, स्थूलभद्र नहीं थे। और इन्हीं के मतलब कि संरक्षण में श्रवणबेलगोला एक जगह है। कहाँ है श्रवणबेलगोला? ये कहाँ है? कर्नाटक में। यहीं पे जाके ये जो मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य है, संलेखना संधारा कर लेता है, मतलब कि अपने प्राण त्याग देता है उपवास और योग के माध्यम से 298 ईसा पूर्व में, ठीक है? तो ये आप समझ गए। चंद्रगुप्त मौर्य को ही सिंड्रोकोट्स कहा जाता था या इंड्रोकोट्स कहा जाता है। इसकी जानकारी हमको यूनान के अभिलेख से मिलती है, जिसको विलियम जोन्स ने बताया कि सिंड्रोकोट्स इंड्रोकोट्स जिसका बता रहे हैं आप, जिसका नाम है, वो उत्तर भारत का एक मतलब कि भारत का एक राजा था, जिसका नाम था मतलब कि सेंड्रोकोट्स, और वो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है? ये जो विलियम मेगास्थनीज था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के जो प्रशासन है उसका वर्णन किया। उसने बताया कि यहाँ पे 6 समितियों के माध्यम से काम होता था। हर समिति में 5-5 मेंबर होते थे, उन्हीं के माध्यम से काम होता था। यूनान इस समय मतलब कि किसको कह रहे हैं हम? यूनान जो है वो आज का मैसिडोनिया हो गया, ग्रीस हो गया, सीरिया हो गया, ये वाला एरिया जो है यूनान कहलाता था, ठीक है? आप ये सब सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब आओ, एरियन एक मतलब कि यात्री था, मतलब कि विद्वान था। उसने क्या कहा? उसने पाटलिपुत्र को शूशा और एक बतना नगर से भी भव्य बताया। शूशा और एक बतना एक नगर थे, उनकी मतलब कि विशालकाय थे और बहुत सुंदर थे। तो उसने ये बताया कि इससे भी सुंदर तो पाटलिपुत्र नगर है। इस तरीके से स्ट्रैबो जो था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पालीब्रोथस या मतलब स्ट्रैबो जो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र का जो नाम दिया था, उसको उसने पालीब्रोथस कहा, या गुप्त मौर्य का उपनाम पालीब्रोथस था। ऐसी बातें मतलब कि आपको एग्जाम में आए तो मार देनी है, बस ये कर देना है कि पालीब्रोथस जो पाटलिपुत्र से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है? ये आप समझ गए। अब इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है संलेखना के माध्यम से, संथारा के माध्यम से, तब उसके बाद जो शासक बनता है बिंदुसार, ये कौन रहता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र रहता है। 298 बीसी से 272 बीसी तक इसका शासनकाल रहता है। इसी के समय में आजीवक एक भविष्यवक्ता थे, मतलब कि आजीवक संप्रदाय के एक भविष्यवक्ता थे, पिंगलवस। उन्होंने ये कहा, बिंदुसार के ही दरबार में रहते थे। उन्होंने इसके बेटे जो अशोक था उसके विषय में ये कहा था कि जो अशोक है ना, ये बहुत ही महान शासक बनेगा या तो फिर सन्यासी बन जाएगा। 2 बातें इन्होंने बताई थी और उसी के अनुसार कहा जाता है कि फिर ये जो अशोक है ये बहुत महान शासक बना, ठीक है? ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं कि जो अशोक है ये, या ये जो बिंदुसार है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये सब चीज़ें हमको कहाँ से देखने को मिलती है? ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश है, महावंश है, सिंगली अनुश्रुतियाँ हैं, इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। जैन साहित्य में इसकी माता का नाम, थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मतलब यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वो बता देता हूँ। बस हल्की-सी है, आप याद कर लेना अगर आपके काम की होगी, तो इस काम की ज़्यादा नहीं लगी इसलिए मैंने नहीं लिखा। जैन साहित्य में इसकी माता का नाम जो बिंदुसार है, इसकी माता का नाम दुर्धरा बताया गया। इसकी पत्नी का नाम धम्मा बताया गया। अशोकवदान में इसकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी बताया गया। इतिहास का इसी को प्रामाणिक मानते हैं। अब ठीक है, मेन बात ये है बिंदुसार के विषय में, यहाँ आओ मैं बताता हूँ। देखो, विदेशों से इसके ठीक-ठाक संबंध थे। विदेशियों से, विदेश के जो राजा थे, अगल-बगल के जो क्षेत्र थे, जो उस समय जिसको विदेश बोला जाता था, उनसे इसके संबंध अच्छे थे। चाहे सीरिया का ले लो, जो यूनान वाला एरिया है, चाहे मिस्र वाला एरिया ले लो, सबसे अच्छे संबंध थे। सीरिया का जो नरेश था उस समय, यूनानी जो जिसको यूनान बोला जाता था, एंटियोकस फर्स्ट था। तो आपको ये सवाल पूछा गया है इसलिए बता रहा भाई, आराम से ढंग से याद कर लो। उस समय सीरियाई नरेश जो यूनान बोला जाता था, उसका नाम था, जो मतलब राजा था उसका नाम था एंटियोकस फर्स्ट।
इसने अपना राजदूत, नाम क्या था, डाइमेकस या डिमाल्कियस, इसने अपना राजदूत डाइमेकस जो है मतलब कि बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो सीजीआई ने एंटियोकस डाइमेकस ऐसे याद करना है, ठीक है। और ये किसने बताया, ये स्ट्रेबो जो एक ट्रेवलर था या उस समय का विद्वान था, उसने बताया ये सब चीजें कि सीरियाई नरेश ने अपने यहाँ से एक मतलब कि राजदूत को इसके दरबार में भेजा। ये चीजें आपको याद रखनी है। बिंदुसार ने इसी सीरियाई नरेश से 3 चीजें मांगी थी, सूखे अंजीर मांगे थे, मदिरा मांगी थी और दार्शनिक मांगे थे। तो इसने क्या किया, सूखे अंजीर दे दिए, मदिरा दे दी, लेकिन इसने दार्शनिक नहीं दिए। दूसरा जो शासक था मिस्र का, उसका नाम टालमी फिलाडेल्फस। देखो ये थोड़ा सा छोटा नाम है, इसकी तुलना में ये बड़ा नाम है, तो इसका राजदूत का नाम छोटा है, इसके राजदूत का नाम बड़ा है। ऐसे करके याद करना है क्योंकि पूछा जाता है। मिस्र ने जो टालमी फिलाडेल्फस था, इसका राजदूत डायोनोसियस, ठीक है, वो आया। इस चीज को किसने बताया, इस चीज को प्लीनी ने बताया कि जो मिस्र का नरेश टालमी फिलाडेल्फस था, इसका राजदूत जो डायोनोसियस था, वो जो बिंदुसार के दरबार में आया। ये चीजें हमको प्लीनी ने बताई, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। इस समय जो शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला था। ज्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं, बट इसने क्या किया था, बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान नहीं दिया, सबसे अच्छा संबंध बनाए रखे। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ के गया था जिस साम्राज्य को, उसको ये बनाए रखा। ऐसा नहीं कि उसको भी जाने दिया, इतना या शासक भी नहीं था, तो इसने ये काम किया, ठीक है। ये जैसे बिंदुसार जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब कि इसके पहले का जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। और ये जो बिंदुसार है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब चीजें हमको बौद्ध ग्रंथ का जो दिव्यावदान है उसके हिसाब से हमको ये बातें पता चलती है कि बिंदुसार जो था वो जैन धर्म मतलब कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके विषय में ये कहा जाता है, इसके नाम मतलब मिलते हैं अमित्र घात या अमित्र चेटस, इसके मतलब कि नाम मिलते हैं। कि आपसे पूछा जाए कि अमित्र घात या अमित्र चेटस किसको कहा जाता था, जिसका मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। ये भारतीय अभिलेखों में, यूनानी अभिलेखों में सब जगह मिलता है। मतलब अमित्र घात ये शब्द कहाँ मिलेगा, अमित्र चेटस कहाँ मिलेगा, ये यूनानी में मिलेगा। अमित्र घात कहाँ मिलेगा, ये भारतीय अभिलेखों में मिलेगा। तो ये किसको कहा जाता था, ये बिंदुसार का कहा जाता था। इसका मतलब होता है कि जो शत्रुओं का नाश करे। आपको ये याद रखना है। इसी के समय में, बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में 2 विद्रोह हो जाते हैं, जिसको ये दबाने के लिए पहली बार अपने पुत्र सुसीम को भेजता है। सुसीम जो है इसको दबा नहीं पाता है। तो जब सुसीम इसी का पुत्र था वो दबा नहीं पाता है, तो दूसरी बार अशोक को भेजता है। अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबा देता है। और अशोक क्या करता है, इस सुसीम की हत्या भी कर देता है इस दौरान। और इसी सुसीम का जो पुत्र था, निग्रोथ नाम था उसका, उसी सुसीम के पुत्र निग्रोथ या निग्रेजा से प्रेरित होकर यही अशोक बाद में बौद्ध धर्म अपना लेता है। इससे प्रेरित होकर, इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी एक और फैक्ट आएगा कि अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लेता है, तो मोगली पुत्र तिस या उपगुप्त है, इनसे अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। और प्रेरित होकर किससे अपनाया, तो वो निग्रोथ या निग्रेजा है। दोनों में फर्क है, दोनों सवाल में, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है, बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बार बार बता दे रहा, ठीक है। 2 बार विद्रोह होता है। पहली बार जो है सुसीम नहीं दबा पाता है, दूसरी बार अशोक जाता है और अशोक दबा देता है। और अशोक वहीं पे सुसीम की हत्या कर देता है। और उसी के बेटे से प्रेरित होकर ये क्या करता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। बाद में मुगली पुत्तिस या उपगुप्त इसको मतलब कि दीक्षा देते हैं। और ये जो है मतलब कि बौद्ध धर्म में अशोक जो है दीक्षित होता है, ठीक है। 272 ईसा पूर्व में बीसी में जो बिंदुसार है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। Free audio post production.